अब अगर इस जो है प्रश्न को आप कायदे से समझने की कोशिश करिए तो यह प्रश्न हम कैसे समझ सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण, तो सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स ढूंढिए। किसी भी सवाल को हल करने का पहला फॉर्मूला क्या होता है कि आप कीवर्ड्स को ढूंढिए। तो कीवर्ड्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले कीवर्ड्स निकालिए। तो इसमें आपको वैश्वीकरण शब्द है, ये एक तकनीकी शब्द है। अगर वैश्वीकरण एक तकनीकी शब्द है यानी कि ग्लोबलाइजेशन, तो हमें इस तकनीकी शब्द को परिभाषित कर देना चाहिए, जैसा कि आप में से लगभग हर किसी ने करने की कोशिश की है। पर चूंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने जो है इसको सही ढंग से सही अर्थ में प्रस्तुत नहीं किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप जो है इसको सही ढंग से प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए हैं, आपको दिक्कत कहां पर आई है। अगर वैश्वीकरण को सही ढंग से परिभाषित, ये मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर ये हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इस चीज को एक नहीं 50 मर्तबे आपने अखबार के पन्ने में, तमाम टीचर्स के नोट्स में, हर एक जगह जो है आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। और उसके बावजूद भी अगर अभी भी आप ये कहिए कि आप इसे नहीं जानते हैं, तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा है। तो एक तो ये होगा कि वैश्वीकरण को परिभाषित करिए। दूसरा कीवर्ड्स क्या है कि इसमें भारतीय युवा हैं, यानी कि इस सवाल का जो परिदृश्य घूमेगा वो भारतीय युवा के इर्द गिर्द घूमेगा, यूथ ऑफ इंडिया। और तीसरा, यह अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति अलग अलग है कि अभिवृत्ति यानी कि उनके मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, और चौथा जो है उनकी आकांक्षाओं को कैसे निरूपित करता है, आकांक्षाओं को कैसे प्रभावित करता है। तो ये है। और प्रश्न की मांग में क्या है कि प्रभावित करना है। तो हम पांचवें को हटा देते हैं। तो ये 4 कीवर्ड्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा आंसर जो है हमारा घूमना चाहिए। सही बात है। अब हमारे पास जो है इसका फ्लो क्या होना चाहिए, इस आंसर का एक फ्लो निर्धारित होना चाहिए। हमें पता है कि ये 250 शब्दों में लिखना है, तो इसमें हमें बुलेट पॉइंट्स की आवश्यकता जो है अधिक से अधिक पड़ेगी। बुलेट पॉइंट्स हमको सबसे अधिक इस्तेमाल करने होंगे। हमें चीजों को बहुत अधिक डिस्क्राइब करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग इस लूप में फंस गए। इसमें आप बुलेट पॉइंट्स को लीजिए, आप फ्लो चार्ट कोई बना दीजिए, या डायग्राम वगैरह बना करके जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम शब्दों में अधिकतम लिखना है। जैसे कि प्रवेश करें कि इस पर वो पूरा का पूरा निबंध लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब इसमें हमें चलना कैसे है उसको देख लेते हैं। हमें सबसे पहले जो है इसमें वैश्वीकरण को परिभाषित कर देना चाहिए, क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई है। वैश्वीकरण को परिभाषित करिए, और इसमें आप तकरीबन 20 से 25 शब्दों में, चूंकि 250 शब्दों का टोटल है, तो 20 से 25 शब्दों में इसको पूरा आप जो है डिफाइन करिए। सही बात समझ में आ रही है मेरी। अब 20 से 25 शब्दों में अगर आप इसे परिभाषित करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है। फिर आप युवाओं पर, यानी कौन सी युवाओं पर, भारत के युवाओं पर प्रभाव पर चर्चा करिए। तो भारत में युवाओं पर प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आप कैसे करेंगे, आप इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। एक, भारतीय युवाओं की अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा,
और दूसरा भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। यही विविध तरीके से, यानी कि अलग अलग क्या प्रभाव हैं, यानी कि कई डायमेंशंस इसमें, आप जितने तरीके आप डेवलप करा सकते हैं, यानी कि कोशिश करिए कि दोनों के लिए कम से कम 5 से 6 तरीके आप बताइए कि कैसे ये प्रभावित करता है, और फिर जो है आप इसको अंत में एक निष्कर्ष दे दीजिए। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कि इस सवाल को जो है मैं लिखने की कोशिश करूं, तो मेरा लिखने का फ्लो क्या बनेगा। तो जो हम लोगों ने अब तक चर्चा की है मैं उसी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाऊं। तो मैं यहां से आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि तकनीकी व्यापार एवं मानव संबंधों की या मानवीय संबंधों की, कर लीजिए, कि परस्पर अंतःक्रिया के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले या वैश्विक अर्थव्यवस्था समाजों आदि के, मुझे थोड़ा सा बोर्ड ढूंढना पड़ जाता है, आदि के अंतर संबंधों का तीव्र गठन और सर यहाँ पे राजकीय शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति का वैश्वीकरण अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब सर आइए, परस्पर जब बोलो। सर यहाँ पे दो देशों अपने बीच राजनीतिक ये करते हैं, व्यापार करते हैं, आर्थिक रणनीति अपनाते हैं आर्थिक तरीके से, तो फिर उसमें तो तो होता है ना राजनीति कि और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। आर्थिक क्रिया तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति का वैश्वीकरण हो रहा है, तो ये अभी बहुत कम देखने को मिला है। हालांकि कुछ स्थानों पर अगर देखें, जैसे कि ट्रंप का चुनाव करने के लिए भारत आना, या मोदी का जो है ट्रंप के फेवर में जो है अमेरिका में जाकर के प्रचार करना, इस तरह की थोड़ी बहुत बातें अगर देखी जाए, तो वो कह सकते हैं कि राजनीति का वैश्वीकरण हुआ है, लेकिन ये बहुत कम पैमाने पर हुआ है, ये बहुत अधिक नहीं हुआ है। विश्व की ओके राजनीति सर। होना राजनीति का वैश्वीकरण नहीं है, वो एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स ही है। हाँ आकांक्षा, ओके सर। बोलिए।
सर मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो मैंने फोटो तो दी है बट वो पता नहीं क्लियर दिख रही है कि नहीं। उसमें मैंने भी डाला है राजनीतिक। तो अब उस पॉइंट को क्लियरिफाई कर रहा हूं ना कि जी उसको सर। कैसे लिया जाना चाहिए। अब यहां पर आ जाइए, युवाओं पर प्रभाव। तो युवाओं पर प्रभाव में आप नंबर 1 पर ले लीजिए अभिवृत्ति पर प्रभाव। तो उनके मनोविज्ञान पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो अभिवृत्ति पर प्रभाव को ले लीजिए। अब देखिए शब्द सीमा बचाने की कोशिश हो रही है। अभिवृत्ति पर प्रभाव को अगर आप लेंगे तो सबसे पहले आपको जो है सामाजिक प्रभावों की चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले किसकी करनी चाहिए, सामाजिक प्रभाव कौन कौन से रहे हैं। अब सामाजिक प्रभाव अगर हम देखें तो इसमें पहला पॉइंट डाल सकते हैं कि लैंगिक समता बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के प्रति, ये एक ही से मिलते जुलते पॉइंट्स हैं पर हमें कहीं न कहीं मान लेना चाहिए। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के प्रति पूर्वाग्रहों में कमी। अब देखिए मैं कोई बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। प्रति पूर्वाग्रहों में कमी, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा और क्या डाल सकते हैं हम, जाति और वर्ण। मैं इसको जो है लिख देता हूं, जाति और रंग भेद में कमी। अब सामान्य तौर पर आप ये कह सकते हैं कि रंग भेद, तो रंग भेद का मतलब क्या है कि जैसे बाकी दुनिया में क्या होता है कि गोरे काले का चमड़ी का अंतर किया जाता है, लेकिन भारत में भी कहीं ना कहीं जो है जो लोग सांवले होते हैं या जो लोग काले होते हैं उनके प्रति हमारे यहाँ भावना बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए फिल्मों में साउथ में देखिए तो हीरोइन कितनी, हीरो चाहे जितना काला रहे, हीरोइन उनको एकदम गोरी गोरी चाहिए। और हमारे यहाँ भी लड़कियां जो है वो मुंह पे हल्दी, गरम मसाला, चाय मसाला और पता नहीं क्या क्या जो है लगाती रहती हैं ताकि वो गोरी हो जाए। आजकल लड़के भी जो है खीरा, तरबूज, कद्दू, सूरन सब जो है अपनी आंख नाक मुंह पे चिपकाए हुए मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो गोरेपन के प्रति जो है ललक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जहां पर कि रंग के प्रति जो है ये चाहत जो है वो खत्म होने लगी है। अब सामान्य लोग लेने लगे हैं कि सांवला है तो भी बढ़िया है, और कन्हैया का रूप ही जो है काला है, काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। आकांक्षा, सर ये सेकंड वाले का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा मुझे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है कि बेटा कि कोई सेक्स कैसे करता है ना। तो सेक्स करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि लड़का लड़की आपस में सेक्स करता है तो वो एक तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जिसे स्ट्रेट सेक्स बोलते हैं। उसी तरह से लड़का लड़के के साथ सेक्स करे या लड़की लड़की के साथ सेक्स करे तो उसे होमोसेक्सुअल बोलते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लड़के के साथ भी सेक्स कर रहा है, लड़की के साथ भी सेक्स कर रहा है, तो उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअलिटी कई रूप में हो सकती है। कोई कोई होते हैं जो सेक्स ही करना पसंद नहीं करते हैं, वो ब्रह्मचारी टाइप के लोग होते हैं। तो हमारे समाज में लोग सेक्स कैसे करते हैं इस आधार पर भी उनके अंदर बड़ा भेदभाव होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होने लगा है।
ठीक है। जी सर। चौथा जो है इसमें आप ले सकते हैं कि सामाजिक हो गया, लैंगिक हो गया, सेक्सुअल हो गया, जाति रंग भेद हो गया, और आप लिख सकते हैं कि पुराने और नए मूल्यों में टकराव। ठीक है। बी में आप लिख दीजिए राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से आ सकते हैं? तो पहला, उदार वादी व्यवस्था के पक्षधर हो रहे हैं, ये ज्यादा लिबरल होते हैं लोग, उदारवादी व्यवस्था के पक्षधर। हाँ अनु बोलो। उदारवादी का मतलब क्या होता है? उदारवादी का मतलब कि दूसरों को बर्दाश्त करना है। ठीक है। लोगों को अभिव्यक्ति, हालांकि ये दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग लिख दिया जाना बेहतर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान, अधिकारों और कर्तव्यों। अब दो तीन पॉइंट भी आपने लिख दिया तो सामने वाले को समझ में आ गया कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। और भी पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं लेकिन हमको जो है समय का भी अभाव है हमारे पास और वर्ड सीमा का भी अभाव, तो हम बच करके भागेंगे। फिर हम कौन सा कर देंगे? आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव कौन से हैं? आर्थिक प्रभाव में अगर हम गिनना शुरू कर दें तो अब देखिए मैं सेंटेंस नहीं फ्रेम कर रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट्स देकर के निकलने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं जैसे कि तमाम तरह से अगर आप देखिए तो इंटरनेट है या फिर जो है वो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो है ये, अब पहले की तरह क्या होता था कि केवल कृषि और नौकरी तक नहीं रह गया, बड़ी तेजी से उद्यमशीलता और नए नए तरीके। पता चला कि सलमान खान की तरह जो है वो बॉडी जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है महेश मांजरेकर की तरह, लेकिन वो उस पर लगा हुआ है, वो नए तरीकों को छोड़ना नहीं चाहता है। तो नई व्यवस्था से लाभ लेने की प्रवृत्ति, अन अकेडमी, बायजूस वगैरह जो है अगर आप देखेंगे तो इसी प्रवृत्ति में आएंगे। नए नए लड़के जो है तेजी से उभर रहे हैं। जैसे आईटी सेक्टर, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, रील्स आदि, ये इनके जरिए भी कमाने की कोशिश कर रहा है ना।
मैं यहीं पर और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। और आप लिख लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो गया। अब सांस्कृतिक अभिवृत्ति लिख लीजिए। ये कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? ये पॉइंट नंबर सी हो गया था ना, तो अब डी पर आ जाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर। अगर कल्चरल पर आ जाए तो स्वयं को कॉस्मोपॉलिटन मानना, मतलब कि स्वयं को जो है किसी एक क्षेत्र विशेष से न जोड़ करके, अगर जैसे पाकिस्तान में भी बम फूटता है तो हम उसके लिए भी द्रवित होते हैं, अफगानिस्तान में। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि उधर हुआ तो हमें नहीं, हम ये जानते हैं कि दुनिया के एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। अगर यूक्रेन में वार होती है तो हम उसके प्रति भी जो है अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। भाषाई स्तर पर परिवर्तन, यानी कि ये जो शॉर्ट्स, एब्रिविएशंस वगैरह बोलना है, उसको जो है लेकर के अब पूरी दुनिया में जो है जागरूकता बढ़ रही है। हाँ बोलो। सर भाषा स्तर पर क्या बताया आपने? भाषा स्तर पर परिवर्तन। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल दिए थे क्या आपने? क्या बताया था अभी? जैसे कि अब हम लोग क्या है, ड्यूड बोलते हैं, कूल बोलते हैं, हाथ से यो यो वाले इशारे करते हैं, तो ये जो जी है वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। ठीक है सर। अन्य खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ गया। तो ये हमने किस में ले लिया? सांस्कृतिक में ले लिए। इसी तरह से जो है मुझे और भी चीज़ें अगर बढ़ानी है तो मैं एक पॉइंट और ले सकता हूँ, डी के साथ साथ ई, धार्मिक अभिवृत्ति भी ले लेता हूँ। और धार्मिक अभिवृत्ति कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कहता हूँ कि धार्मिक अभिवृत्ति में बदलाव आ रहा है तो इसमें एक धर्मनिरपेक्ष झुकाव हो गया। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें? तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता अपनाने पर जोर बढ़ा है।
धर्म को वर्तमान के अनुरूप माना। पहले क्या हुआ था, इसको लेकर के बहुत अधिक लोग चिंता अब के जमाने में नहीं करते। तो ये हमने अभिवृत्तियों पर लिख दिया। अब अगर अभिवृत्तियां हो गई तो अब अगला हमें क्या लिखना चाहिए, आकांक्षाओं पर प्रभाव। आकांक्षाओं पर प्रभाव को जो है पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तकनीकी के प्रति रुझान नए मोबाइल और गाड़ियों के प्रति रुझान। पहले एक गाड़ी आ जाती थी तो 4 पुश्त चलती थी, अब जो है साहब जल्दी जल्दी बदल रही है। प्रति आकर्षण। दूसरा हम यहीं पर बना सकते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या हुए हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला डाल सकते हैं अति भौतिकतावादी सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा। असमानता में वृद्धि। अपराध के नए तरीके गढ़े जा रहे हैं। हाँ बोलो। सर अति भौतिकतावादी होगा तो उसमें धर्म जो माने जाते हैं उसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि आपके धर्म का अपने प्रचार मैंने धर्म थोड़ी कहा कि धर्म की विषय भावना बढ़ गई, मैंने कहा धर्म निरपेक्षता बढ़ी है, मैंने ये नहीं कहा कि धर्म बढ़ गया। और वस्तुतः सच्चाई ये है कि धर्म और भौतिकता एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है। धर्म और आध्यात्मिकता मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी है ना। आजकल के लोग जो है देखिए तो सोशल मीडिया पर खूब धर्म धर्म वाला जो है पोस्ट भी करते रहेंगे, ऊपर से नए नए मोबाइल से करेंगे। तो कहीं न कहीं जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें भी वृद्धि हुई है और जो भौतिकता उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन मैंने धर्म निरपेक्षता शब्द की बात कही, मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही, मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि धर्म की भावना में वृद्धि हुई है। ओके सर।
पहचान का अभाव। शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ निगेटिव पॉइंट्स जो है ला सकते हैं कि बहुत तरह के शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ गई हैं। अब इसको जो है हमें निष्कर्ष दे देना चाहिए। तो निष्कर्ष में मैं क्या लिख दूं इसको, इस प्रकार वैश्वीकरण से अब किसी एक विचार को कोट कर दीजिए। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, निष्कर्ष भी दे दिया, आंसर कंप्लीट। समझ में आया कि इसमें क्या करना है। अब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में आवे कि सर हम लोगों ने इतना तो पढ़ा नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखें। अब एक बात बताइए कि क्या इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स जो है क्लास के दौरान डिस्कस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। यस सर। बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? सर किए हैं, कई बार किए। तो कमी कहां पर रह गई है? कमी रह जाती है चीजों को आपस में कनेक्ट करने में, कि हम लोग कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। दो चीजें की कमी है। पहली की क्लास को लाइव आप लोग जो है ना देख करके रिकॉर्डेड देखने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा लाइव क्लास में आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे और उतना ज्यादा चीजों को इंटरलिंक करा सकेंगे। जब जब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप बात करिए, आप बात करिए, तो बात करने का मकसद क्या है कि मैं आपको कुरेदता हूं कि जो आप जानते हो उसको कनेक्ट करिए। ये किताबी ज्ञान नहीं है,
यह लगातार पढ़ने का नतीजा है। लगातार पढ़िए, लगातार जो है अपने आप को अभिव्यक्त करिए, तभी जाकर के ये चीजें सुधरेंगी। ठीक है ना? अब देखो फिर सब नहीं बोल रहे। यस सर। यस सर। ये बहुत गंदा तरीका है, ये जो मुंह दबा करके तुम लोग बैठे रहते हो, तुम लोग समझ नहीं रहे कि अपना कितना नुकसान कराते हो तुम सबके सब। कई बार समझाने के बावजूद भी ये चीजें तुम लोग की समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब आप लोग समझते क्या हो कि टीचर बोलता रहे और आप मत बोलो, और आप समझते हो कि इस तरह से आप सिलेक्शन पाओगे, ऐसे गधों की तरह बैठे रहने से? बिल्कुल नो नहीं सर। है। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है वो कब से चलेंगी? इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलेंगी आपकी मंडे से। कल फिर हम लोग जो है पॉलिटी पर जो है कुछ और चर्चा करेंगे। तो कल भी क्लास होगी और मैं ही चर्चा करूंगा, पॉलिटी पर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। 8 बजे स्वदीप सर आप लोगों का रिवीजन क्लास लेते हैं, उसमें भी सबके सब गायब रहते हो। रिवीजन क्लास में कोई नजर नहीं आता है, जबकि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस। सोचिए ना कि उस क्लास के लिए आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया है, तो भी वो क्लासेस आपको मिल रही हैं। पर शायद वो फ्री का है, इसलिए तुम लोग को उसकी महत्व नहीं समझ में आता है। शायद यही बात है। तो चलिए, जो लोग जुड़े वो जुड़े, पर आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये जो सलीका आप लोगों का है, ये इंश्योर करने वाला है कि आपका सिलेक्शन ना हो। बोलो आकांक्षा। सर आपने पहले वाले हिस्से की कमियां नहीं बताई मेरी। पहले वाली की कमियां कल बता देंगे। हाँ जी। मेरे दिमाग से उतर गया, मुझे दोबारा देखना होगा, मैं कल बता